अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए, आज हम अब्दुल माजिद दरियाबादी के सबक पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि अब्दुल माजिद दरियाबादी की पैदाइश 1892 में दरियाबाद में हुई। इस अपने नाम के साथ इसी वजह से ये दरियाबादी लगाते हैं। और वफ़ात इनकी 1977 में हुई। फ़िलासफ़ी में इन्होंने बीए किया लखनऊ से। और इनको बचपन से ही मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और आर्टिकल्स लिखने का। तो इन्होंने जो पहला आर्टिकल लिखा था उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी और वो उर्दू रोज़नामा अखबार निकलता था, उसमें वो छपा था इनका आर्टिकल, वकील अमृतसर। और इसके अलावा इन्होंने तफसीर कुरान मजीद भी लिखा है, तफसीर माजिदी के नाम से है। और इंग्लिश में इनकी एक बुक है, द साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप। ये इसके और इनका कई तालीमी इदारों से ये वाबस्ता रहे हैं, इनका ताल्लुक़ रहा है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, शिबली एकेडमी है और नुदवतुल उलमा है। उसके अलावा खिलाफत मूवमेंट में ये बराबर के शरीक थे। इन्होंने तकरीबन 50 किताबें कुरान मजीद पर लिखी हैं और उसके अलावा मज़ामीन लिखे हैं, बायोग्राफ़ीज़ लिखी हैं। तो ये जो आज हम सबक पढ़ रहे हैं ये भी एक बायोग्राफ़ी ही है, बायोग्राफ़ी का ही हिस्सा है। और ये बायोग्राफ़ी है रफ़ी अहमद क़िदवाई की। रफ़ी अहमद क़िदवाई का शुमार हिंदुस्तान के मशहूर रहनुमाओं में होता है। रहनुमा लीडर यानी फ़ेमस लीडर्स में से हैं। वो मादर वतन के एक सच्चे बेलौस और बहादुर सपूत थे। सपूत से मुराद है बेटा, बेलौस बेगर्ज़ काम करने वाले, मतलब बेलौस कहते हैं वो लोग जो अपने फ़ायदा कुछ नहीं देखते, सिर्फ दूसरों की खिदमत करना जानते हैं। 18 फरवरी 1894 को बमुकाम मसौली ज़िला बाराबंकी खान साहब शेख इम्तियाज़ अली के घर में पैदा हुए। यानी इनकी पैदाइश 18 फरवरी 1894 में हुई मसौली में, और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। और इनके वालिद का नाम था शेख इम्तियाज़ अली। इब्तिदाई तालीम रिवाज के मुताबिक घर पर हुई, क्योंकि पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा इतना बाहर स्कूल्स मदरसों का रिवाज नहीं था। तो जो इब्तिदाई तालीम था यानी प्राइमरी एजुकेशन वो घर पर ही हुई इनकी। फिर गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए। बाराबंकी से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। आला तालीम के लिए अलीगढ़ गए, यानी हायर एजुकेशन के लिए ये अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे कि तहरीक तरके मवालात में हिस्सा लेने के बायस 1 साल के लिए जेल भेज दिए गए। कि उसी दौरान तहरीक तरके मवालात शुरू हुई। तहरीक तरके मवालात है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये थी और इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया और उसके बाद इनको वहाँ से जेल भेज दिया गया। यहीं से उनकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, यानी जो एक पॉलिटिक्स में जो आए वो इसी तहरीक के साथ आ गए थे। उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू की रहनुमाई और जवाहरलाल नेहरू की रफ़ाक़त में सियासी तरबियत पाई और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सियासी तहरीकों में हिस्सा लिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो दौर था जब हिंदुस्तान में आज़ादी की जद्दोजहद जारी थी। तो ये कहते हैं कि उस वक्त ये पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के साथ थे और इन्होंने उन्हीं से सियासी तरबियत यानी पॉलिटिक्स जो सीखी। इनको पॉलिटिकल करियर का जो आगाज़ हुआ और जो उन्होंने आगे बढ़े हैं, और वो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के साथ रहकर, और उनके साथ इन्होंने कई सियासी तहरीकों में हिस्सा लिया। यूपी की मुकामी सियासत के सरगर्म कारकुन रहे, यानी यूपी में भी कि ये पॉलिटिकल एक एक्टिव पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से इन्होंने वहाँ रहे हैं और इन्होंने काम किया है। 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में पेश रहे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसमें भी ये
बराबर साथ रहे। रफ़ी साहब मुल्क व कौम की खातिर 5 मरतबा जेल गए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो रफ़ी साहब पहले वज़ीर मवासलात बनाए गए। यानी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहले ये वज़ीर मवासलात यानी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाए गए और उसके बाद फिर ये फूड मिनिस्टर बन गए थे। उनकी शख्सियत बड़ी जानदार थी। वो अक्सर ख़तरात में घिरे, इन्हें मायूसियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शिकस्त कबूल नहीं की। यानी ज़ाहिर है बहुत से ख़तरात भी झेले, बहुत सी परेशानियां भी उठाई, मायूसियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने इरादे में कोई कमी नहीं आने दी। इनका अपने मकसद में हमेशा अज़्म इस्तक़लाल के साथ यानी मजबूती के साथ डटे रहे। क़िदवाई साहब अमली इंसान थे, यानी करके दिखाने वाला, अमल करने वाला इंसान। वो अमल पर यकीन रखते थे और काम को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी इंतहाई कोशिशें सर्फ कर देते थे। यानी कि वो अमल में यकीन रखते थे कि आपको जो करना है वो आप करके दिखाइए। सिर्फ अल्फाज से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, वो करके दिखाते थे। तो वो एक अमली इंसान थे और वो इसी में यकीन रखते थे कि आपको जो करना है वो कर डालिए। ये नहीं कि आप उसको सोच रहे हैं फिर कह रहे हैं, लोगों से बयान कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। और अपने काम को जो वो सोच लेते थे, ठान लेते थे, उस काम को हर मुमकिन कोशिश करते थे और उसको करके रहते थे। वज़ीर मवासलात की हैसियत से रफ़ी साहब ने रवात की हवाई डाक का सिलसिला शुरू किया। ज़ाहिर है पहले तो डाक का सिलसिला चलता था, ख़त और किताबत के ज़रिए लोग एक दूसरे की खैरियत लिया करते थे। तो इन्होंने हवाई डाक का सिलसिला शुरू किया, एयर पोस्टेज का। उस वक्त ये एक बहुत मुश्किल काम था। इसी तरह उन्होंने डाकियों को इतवार की छुट्टी दिलवाई। डाकिया पोस्टमैन को कहते हैं। ये भी कोई मामूली काम न था, क्योंकि डाक का काम 24 घंटे जारी रहता है। एक दिन की छुट्टी से भी उसका निज़ाम दरहम बरहम हो सकता था, लेकिन रफ़ी साहब ने ऐसा इंतज़ाम किया कि डाकियों को इतवार की छुट्टी मिलने के बावजूद डाक का इंतज़ाम मामूल के मुताबिक चलता रहा। ज़ाहिर है उस ज़माने में तो सिर्फ डाक ही ज़रिया थी, तो बहुत खतूत जाया करते थे और एक दिन की भी अगर छुट्टी हो जाती तो बहुत ज़्यादा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता था। तो लेकिन उसके बावजूद रफ़ी साहब ने डाकियों को इतवार की छुट्टी दिलवाई और फिर कुछ ऐसा इंतज़ाम किया, उन्होंने उसको इस तरह से सेट किया काम को कि छुट्टी होने के बावजूद काम स्मूथली चलता रहा। हुकूमत हिंद में वज़ीर ग़िज़ा बन जाने के बाद रफ़ी साहब ने राशनिंग का ख़ात्मा किया और जब ये हिंदुस्तान के वज़ीर ग़िज़ा यानी फूड मिनिस्टर बन गए तो इन्होंने राशनिंग ख़त्म कर दी। बहुत से माहिरीन ने कहा था कि राशनिंग हटाने की पॉलिसी पर अमल किया गया तो मुल्क तबाही के ग़ार में जा गिरेगा। बहुत से जो और माहिरीन थे, एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों ने इनको मना भी किया कि भाई नहीं, आप राशनिंग अगर हटा देंगे, राशन का जो वो है हटा देंगे अगर आप, तो उससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा। क़िदवाई साहब जानते थे कि मुल्क में गल्ला काफ़ी है, ज़ाहिर है एक फूड मिनिस्टर थे और वो ये जानते थे कि मुल्क में अनाज बहुत है, गल्ला अनाज को कहते हैं, काफ़ी है और कुछ बड़े व्यापारियों ने इसे गोदामों में ज़ख़ीरा कर रखा है। कुछ जो व्यापारी थे यानी तिजारत का जो सामान किया, ट्रेडर्स जो थे, उन लोगों ने उसको स्टॉक कर लिया था, अपने यहाँ कर रखा था कि वो ये किया करते थे कि उसको जमा कर लिया करते थे और फिर जब आड़ा वक्त आता था, ये जब कमी हो जाती थी अनाज की या किसी चीज़ या, तो वो उस अनाज को उस टाइम निकाला करते थे और फिर उसको महंगे दामों में बेचा करते थे। कि उन लोगों ने एक तरीक़ा इख्तियार कर लिया था, ये उनका तरीक़ा था। तो रफ़ी साहब इस चीज़ को जानते थे और उन्होंने ये शुरू किया, राशनिंग का सिस्टम ख़त्म किया और फिर उन्होंने ये
एक ज़्यादा अनाज उगाओ एक तहरीक शुरू की। यानी उसमें क्या था कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जब अनाज, पहले तो अनाज कम उगता था तो ये लोग स्टॉक कर लिया करते थे व्यापारी, लेकिन जब देखा कि अनाज और ज़्यादा उग रहा है तो जाहिर है अगर वो अनाज उसको अपना जो स्टॉक किया हुआ अनाज नहीं निकालते तो वो सड़ जाता, ख़राब हो जाता। तो इसलिए क्या किया, जैसे जब उन्होंने देखा कि अनाज बहुत ज़्यादा तादाद में उग रहा है तो उन्होंने जो अपना स्टॉक था वो बाहर निकाल दिया। वो इस तरह उन्होंने राशनिंग उठाने के तजुर्बे को कामयाब कर दिखाया। रफ़ी अहमद क़िदवाई की शादी उनके ख़ानदान ही में हुई। बीवी बड़ी नेक दिल, दीनदार और इबादत गुजार थी। उनके इंतकाल से 1 साल पहले रफ़ी साहब ने उन्हें हज भी करवाया। रफ़ी साहब की ज़िंदगी तमाम तर सादा रही। वही मोटे कपड़े की मामूली शेरवानी और पजामा, सूट और हैट को छुआ तक नहीं। कपड़े किसी ऊंचे टेलर मास्टर की दुकान से नहीं बल्कि घर से सिल कर आते थे। सरकारी कोठी यानी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया घर जो था, कोठी जो थी, और फर्नीचर जैसा भी शानदार हो, उनके अपने घर को कोई जाकर देखता तो हैरत में पड़ जाता। टूटा फूटा सा पुरानी वज़े का मकान यानी पुराने तरीक़े का मकान जो इतने बड़े मिनिस्टर तो क्या किसी मातहत ओहदेदार के भी शाया निशान नहीं हो सकता। इंतकाल के बाद उनकी मैयत में शिरकत के लिए जो गैर मुल्की शख्सियतें यानी दूसरे ममालिक से जो लोग आए थे, मसौली पहुंची थीं, उन्हें यकीन नहीं आता था कि इतने बड़े मिनिस्टर का मकान इतना मामूली भी हो सकता है। रफ़ी साहब बचपन से ही मिलनसार थे। तालिब इल्मी के ज़माने में वो अपने दोस्तों, हम जमातों और साथियों की हर तरह से मदद करते थे, जिसमें माली मदद भी शामिल थी। यानी अपने साथियों की मदद किया करते थे, जिसमें फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल थे। उनका सारा रुपया दोस्तों की ज़रूरतों पर यानी उनकी फ़ीस की अदायगी, उनकी किताबों के ख़रीदने पर, उनके इलाज मुआलजे पर और मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के खर्च होता था। जब उनके पास रुपया नहीं होता था और कोई दोस्त मुश्किल में होता तो वो बज़रिया तार अपने चचा से रुपया मंगवाते थे और उसकी मदद करने की ये खुसूसियत मरते दम तक कायम रही। यानी कि स्टूडेंट लाइफ से बचपन से ही वो ऐसे थे कि दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की हेल्प करने मतलब दूसरों की मदद किया करते थे। जिस हद तक हो सकता था, मुमकिन होता था, उस हद तक लोगों की मदद करते थे। इंतकाल के बाद बैंक में उनके नाम मामूली रकम निकली। मामूली मतलब बहुत थोड़ी सी। जिस आदमी से जिस तरह एक बार मिले बस उम्र भर उसी तरह मिलते रहे। गुरूर उन्हें छू तक कर नहीं गया था। खिलवत में, जलवत में, अंदर बाहर कहीं भी मिलते, ये कभी भी मालूम ही नहीं होने पाता कि मुलाकात किसी वज़ीर से हो रही है। यानी खिलवत में, तन्हाई में, या जलवत में, महफ़िल मतलब सबके सामने, महफ़िल में, तन्हाई में, अंदर बाहर कहीं भी अगर किसी भी इंसान से मिलते तो उनका जो अंदाज़ था वो वही था। एक बहुत मिलनसार और खुश अखलाक तबीयत के मालिक थे। हर एक से इसी तरह से मिलते थे, कभी महसूस ही नहीं होता था कि किसी एक इतना बड़ा मिनिस्टर है। वज़ेदारी की एक यादगार मिसाल ये भी है कि ईदैन की नमाज पाबंदी से अपने वतन मसौली ही में आकर पढ़ते थे। यानी जो पुराने रस्म रिवाज के जो कायल थे वो एक तो ये था कि ईद की नमाज़, दोनों ईदों की नमाज़ हमेशा अपने यहाँ मसौली जाकर ही पढ़ते थे, मतलब ईद वहीं करते थे। यूपी में ज़मींदारी का ख़ात्मा हुआ, इसे ख़त्म करवाने में उनका भी हाथ था। ये भी एक छोटे से ज़मींदार थे। अपनी ज़मींदारी को बचा ले जाना इनके लिए क्या मुश्किल था। मतलब कोई तदबीर न की। यानी ज़ाहिर है एक मिनिस्टर थे और ये उसमें शामिल थे कि भाई ज़मींदारी का ख़ात्मा हो जाए। क्योंकि ज़मींदार जो थे वो बहुत मतलब एक अपनी ज़मीनें काश्तकारों को दे दिया करते थे और उसके वो खेती, काश्तकार पूरी साल उस पर मेहनत करता था, फसल खेती करता था, मेहनत करता था और उसके बाद में जब फसल आती थी
तो ये उसको थोड़ा बहुत उसकी उजरत के मुताबिक भी नहीं दिया करते थे, तो एक तरह से जुल्म ही था उनके ऊपर। तो इन्होंने ज़मींदारी का ख़ात्मा कर दिया। इनके पास भी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, तो ज़ाहिर है एक उन लोगों में शामिल थे ज़मींदार लोग, इसमें ज़मींदारी ख़त्म करवाने में अपनी ज़मीन को किसी भी तरह से बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाए, नहीं कोई कोशिश नहीं की कि भाई मेरी ज़मीन बच जाए। तो जब ज़मीन लोगों की ज़मीनें गईं तो अपनी ज़मीन भी उसके साथ चली गई, और कोई तरीक़ा इख्तियार नहीं किया कि भाई किसी तरह से मैं अपनी ज़मीन बचा लूँ। अपने ओहदे से अपनी ज़ात के लिए कभी फ़ायदा उठाने का सबक उन्होंने पढ़ा ही न था। यानी एक इतना बड़ा मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने लिए अपने फ़ायदे की बात नहीं की। सौतेली वालदा ज़िंदा थी। एक रोज़ उन्होंने फरमाया, रफ़ी ज़मींदारी तो खूब ख़त्म कर दी, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, ख़ानदान भूखों मरेगा। सबका इंतज़ाम किया लेकिन अपने घर के लिए कुछ ना किया। उनकी वालदा ने ये बात कही उनसे कि भाई ज़मींदारी ख़त्म कर दी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, ज़मींदारी से ही तो चलता था। रफ़ी साहब हंसकर बोले, अम्मा जान आप घबराती क्यों हैं, ज़मींदारी ख़त्म हो जाने से क्या होता है, मैं खुरपा लेकर घास छीलूँगा, आप गट्ठा बनाकर बेचिएगा, सबकी रोटी चल जाएगी। खुरपा देखा है आपने कभी? देखिए मैं दिखाती हूँ। खुरपा, उन्होंने कहा कि मैं खुरपा लेके घास छीलूँगा और आप उनके गट्ठे गठरी बना के उनको बेचिएगा। देखिए मैं खुरपा दिखाती हूँ आपको, आप लोग नहीं जानते होंगे। ये है खुरपा, ये खुरपा कहलाता है। दुश्मनों से इस तरह मिलते कि जैसे दोस्तों से मिला जाता है, दोस्तों से यूँ बर्ताव करते जैसे अजीज़ों से किया जाता है, और अजीज़ों को अपनी जान से की तरह अजीज़ रखते। कोई उनसे काम निकालना चाहता या किसी को उनसे ज़रूरत आ पड़ती तो उन्हें याद ही नहीं रहता था कि अपना कौन है और बेगाना। यानी अगर कोई भी ज़रूरतमंद होता, कोई उनका जान पहचान वाला होता था या नहीं होता था, या कोई गैर होता था, लेकिन उसका काम में इस तरह से जुट जाते थे और उसकी इस तरह से मदद करते थे कि महसूस ही नहीं होता था कि ये किसी अपने की मदद कर रहे हैं या गैर की मदद कर रहे हैं। मकसूद उन्हें सिर्फ काम कर देना होता था, और उस वक्त हर एक उनका अपना होता था। यानी उनका मकसद सिर्फ ये होता था कि किसी तरह से इसका मसला हल हो जाए, इसका शख्स का काम पूरा हो जाए, और उस वक्त वो हर एक को अपना समझते थे। बेगाना कोई भी ना रहता था। खल्क़ अल्लाह की खिदमत यानी अल्लाह की मखलूक की खिदमत वो इबादत की तरह करते थे, और ख़िदमत करने में उन्हें वही मज़ा आता जो दूसरों को खिदमत लेने में आता है। यानी जब हम किसी से अपना काम कराते हैं, अपनी खिदमत लेते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन रफ़ी अहमद क़िदवाई ऐसे थे कि उन्हें तब सुकून मिलता था जब वो लोगों की खिदमत किया करते थे, वही सुकून जो हमें खिदमत लेने में आता है। क़िदवाई साहब सरतापा अमल थे, यानी सर से पैर तक। सर से पैर तक, पा माने पैर, ता माने से, ता से मुराद है से। अमल थे यानी सर से पैर तक काम ही काम, यानी हर वक्त काम में लगे रहते थे, और हर वक्त अमली सरगर्मी में मुनहमिक मशगूल रहते थे, मसरूफ़ रहते थे। उसके बावजूद खुश्क ज़रा ना थे, यानी हर वक्त दिन रात चलते फिरते हर वक्त काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मिजाज में खुश्की नहीं थी। यानी कि इंसान काम करते करते कभी हम थक जाते हैं तो हम गुस्सा दूसरों पर उतार देते हैं, ऐसा नहीं था। वो दिन रात काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनके मिजाज में खुश्की नहीं थी, किसी से टेढ़ा गलत नहीं बोलते थे, गुस्सा नहीं करते थे, हर वक्त खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते थे। बहुत सवेरे उठते और उसी वक्त से उनका काम शुरू हो जाता। दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में चुका देते। खड़े होकर और टहलते हुए, बैठे हुए या लेटे हुए हर हाल में काम ही करते पाए जाते थे। रफ़ी साहब का 60 साल की उम्र में 1954 में इंतकाल हुआ, लेकिन बेलौस और शानदार खिदमात की बदौलत उनका नाम रहती दुनिया तक बाक़ी रहेगा। आज भी मरहूम के शानदार कारनामों और बेशबहा खिदमात की वजह से मुल्क के करोड़ों बाशिंदों के दिलों में उनकी याद ताज़ा है। जब भी मुल्क किसी ऐसी बड़ी मुश्किल से दो चार होता है जिसका हल तकरीबन मुमकिन हो, तो मरहूम का नाम ज़ुबानों पर बेसाख्ता आता है, और ये कहा जाता है कि अगर मरहूम इस वक्त होते तो ये मसला कभी का हल हो चुका होता।
तो ये अब्दुल माजिद दरियाबादी ने लिखा है। रफ़ी अहमद क़िदवाई की ज़िंदगी के बारे में बहुत मुख्तसर मतलब हालात बयान किए हैं बहुत मुख्तसर अंदाज में। और ये इसके सवाल जवाब आप देखिए, इसमें सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। रफ़ी अहमद क़िदवाई कौन थे? रफ़ी अहमद क़िदवाई की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ? रफ़ी अहमद क़िदवाई ने किन रहनुमाओं से सियासी तरबियत पाई? रफ़ी अहमद क़िदवाई मुल्क कौम की खातिर कितनी बार जेल गए? वज़ीर मवासलात की हैसियत से रफ़ी अहमद क़िदवाई ने क्या क्या इस्लाहात की, इस्लाहात कहते हैं जो उसमें चेंजेस किए, सुधारा उनको। रफ़ी अहमद क़िदवाई का सबसे अहम कारनामा क्या था? क़िदवाई साहब लोगों से किस तरह पेश आते थे? रफ़ी अहमद क़िदवाई का इंतकाल कब हुआ? ये 8 सवाल हैं। इस वीडियो को गौर से सुनिए और उसके बाद इन 8 सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।